हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था जो कि सेमेस्टर सेकंड का मैथ्स है। आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती क्या है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? A linear differential equation with constant coefficient is the one। एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव occur ओनली इन फर्स्ट डिग्री। कैसी होती है कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स सिर्फ क्या हो, फर्स्ट डिग्री में ओकर हो और दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाइड टुगेदर नहीं होने चाहिए। मतलब ये नहीं होनी चाहिए y इंटू में dy बाई में dx, डिपेंडेंट और उसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये ओकर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल है y और ये इसका डेरिवेटिव है, ये ओकर नहीं, इकट्ठे नहीं आने चाहिए। और क्या है, जैसे इसकी पावर 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पावर 2 होने का मतलब डिग्री 2 होगी नहीं, ये हो सकता है, ये nth ऑर्डर की इक्वेशन है, ये हो सकती है, बट इसकी पावर हमेशा कितनी रहनी चाहिए? 1 रहनी चाहिए, क्योंकि पावर क्या होती है, वही डिग्री कहलाती है आपकी। ठीक है, तो क्या कहता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें कॉफिशेंट कांस्टेंट कॉफिशेंट हो। एक तो सबके जो कॉफिशेंट है वाई इसके वो सारे क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब पी नोट पी वन पी टू जो है वो क्या है, वेयर पी नोट पी वन पी एन एंड एक्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट। या तो ये क्या है, विद कांस्टेंट कॉफिशेंट की बात करनी है ना, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। एक तो जो उनके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और डेरिवेटिव्स हैं सिर्फ फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए और मल्टीप्लाइड टुगेदर नहीं होने चाहिए। एंड कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है जी, 3 चीज़ें हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की जो आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड हम देखते हैं क्या है, क्या इसकी जर्नल फॉर्म दे रखी है। क्या होती है, मान लो आपके पास 2 नंबर की डेफिनेशन आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की, क्या डेफिनेशन होती है, तो आपको ध्यान रखनी है। तो आप उसके लिए डेफिनेशन दोगे और उसकी जर्नल फॉर्म दोगे। जर्नल फॉर्म किस टाइप की होती है? पी नोट डी एन वाई डी एक्स एन, पी वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है, कितना ऑर्डर है इस इक्वेशन का? nth ऑर्डर है। डिग्री कितनी है इसकी? फर्स्ट है, क्योंकि देखो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, सबकी पावर 1 है। आर द फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, ये nth ऑर्डर की है। लेकिन अगर ये सारे p1 और p1 सारे कांस्टेंट हो जाए, x इज सम फंक्शन, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की कहलाएगी ऑफ nth ऑर्डर की। क्लियर है, ये पी नोट पी वन पर डिपेंड करती है। चैप्टर नंबर 4 में ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट लेने हैं। पी नोट पी वन पी टू सारे क्या है? कांस्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 5 में क्या आ जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे? एक्स के फंक्शन आ जाएंगे आपके पास। तो अब इसके बाद चैप्टर शुरू होने के पहले कुछ ऑपरेटर्स हैं, सिंबल्स हैं जिसको आपको याद रखना है। तो बाकी आपको इसको क्वेश्चंस के साथ साथ ज़्यादा आपको समझ आएगा। सिर्फ एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं कि क्या है। जहाँ डी आ जाए, डी लिखा हो, उसका मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी स्टैंड फॉर डी वाई बाई डी एक्स। डी स्क्वायर आ जाए तो डबल डेरिवेटिव, डी क्यूब आ जाए तो 3 बार डेरिवेटिव। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर nth था तो इसकी जगह मैं dn लिख सकती हूँ। यहाँ p1 dn माइनस 1 लिख सकती हूँ, p2 dn माइनस 2 लिख सकती हूँ, प्लस में ये लिख सकती हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्या है, ये आपको इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है सिर्फ। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मान लो किसी इक्वेशन के n सॉल्यूशन है, y1 है, y2 है, y3 है, yn है, कैसे हैं? लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की, देन उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या कहलाएगा? इज द कंप्लीट और द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, वेयर c1 c2 cn सारे क्या हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो अगर किसी का कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा हो या फिर लीनियर डिफरेंशियल कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जिसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो कि वो क्या बन जाएगा? उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा या जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। एक होती है एक्सिलरी इक्वेशन।
एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द symbolic coefficient of y is called the auxiliary equation provided d is taken as an algebraic quantity में लेना है आपको। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन होगी, अगर मैं उसकी राइट साइड को जीरो पुट कर दूंगी तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब जो काम स्टार्ट होता है, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक कंप्लीट सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो आता है जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से सॉल्यूशन आता है, और दूसरा किससे आता है? आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो आपकी एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है, एक पर्टिकुलर इंटेग्रल होता है जिसका डिटेल में स्टडी आप आगे करोगे। देखो, टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, उसके बाद क्या है, जो जो चीज़ें रह जाएंगी वो आपको मैं साथ साथ क्वेश्चंस में बताऊंगी, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। सिर्फ अभी आपको ये ध्यान रखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती क्या चीज़ है। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखनी है कि आपको डी किसके लिए होता है, डी स्क्वायर किसके लिए होता है, डी क्यूब किसके लिए होता है। थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए वही सेम है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेट टू जीरो कर देते हैं। जब अब ये चीज आती है, अब कुछ रूल्स हैं। व्हेन ऑल द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल, अगर रूट्स जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन के सारे कैसे हैं? रियल और डिफरेंट है, तब क्या है? मान लो रूट्स निकालने आते हैं, ये रूट्स निकाल दिए, कितने आए? m1 m2 m3 mn, एंड डिफरेंट है, रियल रूट है, तो सबका सोल्यूशन क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू m1x, y इज इक्वल्स टू e की पावर m2x अप टू दिस, एन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके पास। तो अब क्या करोगे? इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख जाओगे और वो क्या बन जाएगा? आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। ये देखो, ये रहा। ठीक है, अगर रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं, आपके पास टू रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं और बाकी सारे क्या हैं? डिफरेंट है, तब कैसे सॉल्यूशन आएगा? अगर मान लो m1 m2 m3 सारे क्या हैं? डिफरेंट रूट हैं, देन द जनरल डिफरेंट के लिए तो आपने ये चीज स्टडी करी है, लेकिन दो रूट कैसे हैं? सेम आ गए, m1 m2 के इक्वल आ गया, तो क्या होगा उसके लिए? y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 की पावर इंटू में e की m1x। तो हम इसको साथ साथ मैं आपको स्टडी करवाऊंगी, स्टडी करेंगे हम कि जब रूट रियल आ जाए तो क्या होता है। देखो, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है, मेन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ये। ठीक है, इसी बेस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर सारे रूट्स क्या हैं? रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिस ऑक्सिलरी इक्वेशन के सारे रूट्स रियल और डिफरेंट है, तो उसका सोल्यूशन ये होता है। अगर दो रूट रियल हैं और सेम हैं, बाकी सारे क्या हैं? डिफरेंट है और रियल है, तो क्या सोल्यूशन होगा उसका? ये होगा। अगर रूट इमेजिनरी है, इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं? अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में, या अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीट। और आपको ये चीज़ पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते हैं। क्लियर है ये बात? इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपका एक रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट ये है, इसका दूसरा रूट बताओ, तो आपको पता है कि दूसरा रूट उसका नेगेटिव में होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जनरल सोल्यूशन आपका ये चीज़ होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर 4 रूट्स हैं तो उसके लिए सोल्यूशन आपका ये चीज़ होगी। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखते हैं क्या दे रखा है। इफ द दो रूट ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हैं, उसने सिर्फ इतना दे रखा है कि दो रूट ऑक्सिलरी इक्वेशन के रियल और इक्वल हैं। ठीक है, दो रूट कैसे हैं? रियल और इक्वल हैं। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो ये है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, एंड c1 एंड c2 कांस्टेंट है। इफ द टू रूट किसके? इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रियल और इक्वल हैं, हमें प्रूव करना है कि जो ये सॉल्यूशन है वो किसका है? इस इक्वेशन का है। तो स्टार्ट करते हैं। जो इक्वेशन दे रखी है वो हम देखते हैं। यहाँ y2 a1 y1 y2 का क्या मतलब है? दो बार डेरिवेटिव, मतलब जो यहाँ y2 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? dy। देखो, थ्योरी अगर आपको किसी को नहीं भी क्लियर हुई तो आप क्वेश्चन ध्यान से देख लो, आपको मैं यहाँ हर एक थ्योरी का मीनिंग बताऊंगी कि किसका यूज कैसे करना है आपको। y2 का मतलब है d2y dx स्क्वायर, y1 का मतलब है dy बाई में dx, और y तो y ही है आपका। तो पहले इस इक्वेशन को वो कहता है कि हमें शो करना है कि जो इसके रूट हैं वो ये है, इसका सोल्यूशन ये है। ठीक है, चेक करते हैं। ये लिखी y2 की मीनिंग, y2 का मतलब क्या होता है? d2y। d2y कैसे? क्योंकि y2 ये है, d2y कैसे आया? क्योंकि d का मतलब क्या होता है? dy dx। ठीक है जी, तो और d2 ये चीज आ जाएगी, तो d2y
हम इस इक्वेशन को अगर आपको और चाहिए कि कैसे लिख, पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d2y dx स्क्वायर प्लस में a1 dy बाई में dx प्लस में a2y इक्वल टू 0। फिर d बाई dx आप इसकी पावर n लिख दो, वो dn को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो ये देखो आप पहले पढ़ चुके हो, मैं आपको यहाँ पे दोबारा स्टडी करवाऊंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इक्वेशन लिखती, y कॉमन आ गया। रूट्स निकालने के लिए क्या करते हो, एक्सिलरी इक्वेशन को जीरो करते हो। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जब हम इक्वेट तो जीरो करते हैं। लेकिन उसने कह रखा है कि इफ द टू रूट ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, तो ये क्या है, ये वही है। फिर एक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी की जगह कुछ एम या लैम्डा पुट कर दो, तो क्या बन जाएगी, एम स्क्वायर प्लस में a1 लैम्डा। क्या पुट करना होता है, पुट करना होता है डी को एम या फिर लैम्डा पुट कर दो, डी को पुट कर दो लैम्डा। तो रूट्स निकालने के लिए ही करोगे, लैम्डा स्क्वायर a1 लैम्डा। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये तो वही इक्वेशन आ गई जो आपको गिवन थी, ये वही इक्वेशन आ गई जो आपको गिवन थी। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि y जीरो हो नहीं सकता, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, इस वाले को। प्रोडक्ट जीरो है दो स्टेटमेंट का, y जीरो नहीं हो सकता, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, d को क्या पुट कर दो, लैम्डा, लैम्डा 2 प्लस दिस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये तो वही इक्वेशन है जो गिवन इक्वेशन थी, और इसके रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल हैं, रियल भी है और इक्वल भी है। अगर इसका एक रूट लैम्डा है, मान लिया कि इसका एक रूट क्या है, लैम्डा है, सॉरी दो ही रूट है, क्वाड्रेटिक है और दोनों सेम है, तो लैम्डा होगा इसका रूट। तो इसका सोल्यूशन निकालना आपको आता है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों रूट क्या होगी, लैम्डा, तो d माइनस लैम्डा एक रूट है, दूसरा रूट भी क्या हो गया, d माइनस लैम्डा। ये दोनों रूट इसके निकल गए। तो यहाँ देखो देखो चीज क्लियर हुई। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट को हम ये लिख सकते हैं, तो d माइनस लैम्डा d माइनस लैम्डा। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने d माइनस लैम्डा एक रूट को v पुट कर दिया, इसको v पुट करा इक्वल टू 0। ठीक है जी, उसके बाद क्या करा, इसको ओपन कर दिया। इसको ओपन करने का मतलब एक dv आ गया और एक माइनस लैम्डा v इक्वल टू 0 आ गया। d का मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स इंटू वी इक्वल टू लैम्डा v आ गया। फिर क्या करो, dv बाय में v एक ले आओ और लैम्डा इंटू डी एक्स को एक साइड ले जाओ। फिर क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करके यहाँ से v की वैल्यू आ गई, बिकॉज v क्या था आपके पास, ये चीज़ थी, तो यहाँ से क्रिएट करा। फिर दोबारा से डी बाई डी एक्स विच इज लीनियर डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट डिग्री। आपको क्या शो करना है, आपको ये शो करना है कि आपको ये बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन है ना वो ये आना है, आपको ये चीज़ लेकर आनी है। बात समझ आई, इसका सॉल्यूशन आपको ये लेकर आना है, और आपको सिर्फ इतना कह रखा है, आपने इसको सोल्व करा और ये इक्वेशन यही बन गई, ये इक्वेशन यही बन गई। और आपको ये गिवन था कि जो ये इक्वेशन है उसके रूट कैसे हैं, रियल और इक्वल हैं। तो आपने इस चीज़ का फायदा उठाया कि रियल और इक्वल का मतलब क्या है, दोनों रूट क्या ले लिए, लैम्डा ले लिए, d माइनस लैम्डा d माइनस लैम्डा पुट कर दिया, d माइनस लैम्डा इंटू वाई को v पुट कर दिया, वी गेट दिस d माइनस लैम्डा इंटू वी 0 dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा v। तो यहाँ से अलग करा, तो ये इक्वेशन बन गई दिस। ये किसकी होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसको मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ आपको। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी ये वाला फैक्टर y के साथ वाला माइनस लैम्डा x निकाला, इसका ये सॉल्यूशन आ गया। जब सॉल्व करोगे तो वही सॉल्यूशन आएगा जो दिस था। देखो स्टेटमेंट, क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, स्टेटमेंट समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। चैप्टर, ये बुक आपकी बहुत इजी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों बुक्स में से, जो आपकी ऑर्डिनरी वेक्टर और नंबर थ्योरी में से, तीनों में से सबसे इजी बुक है। तो बहुत स्कोरिंग भी है, और आगे आपकी हायर एजुकेशन में, हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस बुक का, तो इसको बड़े ध्यान से करना। अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, सेम ऐसे ही होगा, देखते हैं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 टू रूट हैं, कैसे हैं, रियल और अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं इस इक्वेशन की, इसने दे दिया। एंड ये आर इट्स सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, हमें प्रूव करना है। देखो एक ये इक्वेशन है, इसके दोनों रूट रियल हैं और इक्वल हैं, ये इसका क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है, ये इसका सॉल्यूशन दे दिया। हमें बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, हमें बताना है, प्रूव करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस, जो गिवन थी हमने उसका यूज करा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी है, दिस है। या फिर देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस, सिंस इट्स के रूट्स हमें दे रखे हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा 2 क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो
ये क्या बन जाएगी, दोनों इंडिपेंडेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किसके हैं, इसके हैं। d2y a1 d1 ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ये वाली देखो। या फिर आप इसमें पहले ना इसी अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। कैसे तो चल सकते हो, इस इक्वेशन को लिखो, इसको क्या लिखोगे, d2y प्लस में a1d प्लस में a2d इक्वल टू 0, ठीक है, a2y सॉरी इक्वल टू 0, यही चीज लिखोगे y और दिस, इसमें से y कॉमन ले लोगे, d2 a1d प्लस में a2 इंटू में y इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए इसको 0 पुट करना होता है और d की जगह कुछ कोफिशिएंट पुट करना होता है। मान लो मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया, तो ये m स्क्वायर प्लस में a1 m प्लस में a2 इक्वल टू 0। ये वही इक्वेशन बन गई जो इक्वेशन आपको गिवन थी। हमें दे रखा था कि ये कोई एक्सिलरी इक्वेशन है, ये इसके सॉल्यूशन है, हमें बताना था कि क्या ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो देखो हम कह सकते थे कि ये वही इक्वेशन आई। देखो यहाँ तक ये प्रोसीजर इन्होंने नहीं कर रखा जो मैंने आपको करके दिखाया था, इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट वही इक्वेशन ले ली। तो आप ये चीजें भी करके दिखा सकते हो यहाँ तक, जैसे मैंने आपको ये करके दिखा दिया। तो हमें दे रखा है कि इसके जो दोनों रूट हैं वो कैसे हैं, रियल और डिस्टेंट हैं। रियल और डिस्टेंट हमें रूट दे रखे हैं, उसमें हमें सिर्फ इतना क्या रखा था कि रूट इक्वल हैं। डिस्टेंट रूट हमें गिवन है और वो कैसे हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन मिलकर उसका सॉल्यूशन बनता है, आपको ये चीज पता है। ये किसके सॉल्यूशन है, उसी इक्वेशन के हो जाएंगे जो हमें इक्वेशन गिवन थी। तो क्या करा, दिस 0 है, ये दोनों इसके सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो d2y1 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा और ये भी करेगा। फिर क्या करा, थर्ड को मल्टीप्लाइड कर दिया c1 से और फोर्थ को कर दिया c2 से और इनको ऐड कर दिया, ये भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई किसी का सॉल्यूशन है तो क्या होता है, उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो c1y1 प्लस c2y2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो क्या होगा, दिस शो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, हेंस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखो ये दोनों क्वेश्चंस, देखो 2 ही क्वेश्चंस थे इसमें जो बहुत अलग से थे। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना, इसमें आपका लॉजिक ज़्यादा लगा हुआ है। ट्रिकी क्वेश्चंस हैं दोनों आपके और दोनों सेम बेस्ड हैं। लॉजिक क्या है, दोनों में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, दोनों की ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक में हमें ये बोल रखा है कि दोनों के रूट सेम हैं और एक में हमें ये बोल रखा है कि 2 रूट हैं वो रियल और डिस्टेंट हैं। और हमें एक और इक्वेशन दे रखी है, हमें शो करना है कि क्या ये इसकी रूट हैं। लेकिन जैसे ही हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम आ जाएगी जैसे हमें गिवन है, तो हम उसी का लॉजिक अप्लाई करेंगे जो हमें गिवन इक्वेशन है। सेम इसमें ही यही काम हो रखा है। तो दोनों क्वेश्चन सेम हैं लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आज लेक्चर में इतना काफ़ी है। आज आप इन फॉर्मूले से देखो, अभी तक कुछ हुए नहीं, आपके बेसिक नॉलेज पर बेस्ड हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो क्या होता है, वो उस गिवन इक्वेशन को अगर कोई सॉल्यूशन होता है तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। बस इसी लॉजिक से आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो बाकी इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में अब इसके थर्ड से एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।